हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या। आज हम आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जूलॉजी से है बच्चों। ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका ही एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बच्चों को जनरली बहुत ज़्यादा ही टफ लगता है, बट आई होप ये करने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाए। ओके, तो बच्चों देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस समझने के लिए हम थोड़ा सा पॉइंट बताते हैं। देखो बच्चों, हम लोग के बॉडी में ढेर सारे सेल्स, ठीक है, और ये सारे सेल को अगर हम घर माने, ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स है अगर हम सबको घर मान रहे हैं, ठीक है, तो जैसे नॉर्मल लाइफ में जितने लोग हैं, है ना, नॉर्मल लाइफ में हर घर के लोगों को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएँ, ठीक है। वैसे ही हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं जिनको हम घर मान रहे हैं, हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं जिनको हम घर मान रहे हैं, उनको भी अपने सेल के फंक्शन के लिए, है ना, उनको भी अपने फंक्शन करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ एनर्जी। अगर इनको एनर्जी ज़्यादा मिला तो वो आसानी से फंक्शन कर पाएंगे, एनर्जी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग को देखो बच्चों, एनर्जी मिलता है तो हम अभी इधर कूदेंगे उधर भागेंगे, लेकिन अगर एनर्जी नहीं है तो हम कहीं पे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल लाइफ में बच्चों हम लोग को पैसा चाहिए लाइफ को चलाने के लिए, वैसे ही सेल को भी एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए। ओके, तो हम लोग के पास नॉर्मल लाइफ में पैसा किस फॉर्म में होता है? 20 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये। वैसे ही हमारे बॉडी में एनर्जी जो होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, डेट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये एटीपी इनको कैसे मिलता है? ये एटीपी कैसे, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में पैसा कमाने के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा तुम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, ये लेक्चर देखना पड़ रहा है, कर्व समझना पड़ रहा है, तो वैसे ही सेल को भी मेहनत करना पड़ता है ये एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये पैसा को क्या कहते हैं नॉर्मल लाइफ में? कि करेंसी है। वैसे ही हमारे बॉडी का जो करेंसी है वो क्या है? एटीपी, ठीक है। तो एटीपी हमारे बॉडी का करेंसी है, या कह सकते हैं करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी, क्योंकि एटीपी की ही वजह से हमारा सेल क्या कर पाएगा? फंक्शन कर पाएगा। ओके, तो बच्चों ये एटीपी कैसे बनाता है सेल? एटीपी कैसे मिल पाता है सेल को? तो देखो, हम लोग जब डाइजेशन कर लेते हैं, मतलब डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो भी हम फूड खाते हैं वो पहले सिंपल फूड में तोड़ा जाता है। किस प्रोसेस से? डाइजेशन प्रोसेस से। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। तो देखो बच्चों, डाइजेशन के बाद सिंपल फूड बना और जनरली इसको हम मान रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज बना कहाँ पे बच्चों? कहाँ पे ये कंप्लीट हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज सारे सेल के पास पहुँचेगा। ओके, और एटमॉस्फेयर में बच्चों प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन को भी पहले लंग्स में लाया जाएगा, लंग्स से ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन को, ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन को सारे सेल के पास भेजा जाएगा, ठीक है। यानी सेल को बच्चों दो चीज़ें चाहिए, एक तो फूड और दूसरा ऑक्सीजन। तो फूड वो कहाँ से ले रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिंपल फूड को लिया। किसके थ्रू ये फूड गया? ब्लड के थ्रू हमारे सेल के पास पहुँच गया। एटमॉस्फेयर से किसको लिया? ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन पहले लंग्स के पास आएगा, यानी लंग्स ऑक्सीजन को लेगा और लंग्स ब्लड के थ्रू सारे सेल के पास पहुंचेगा, ठीक है। जितने भी सेल है बच्चों हमारे बॉडी में, ग्लूकोज के बीच के बॉन्ड को बच्चों ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। यानी कंप्लीट बॉन्ड जो ब्रेक होगा हमारे बॉडी में ग्लूकोज का, वो किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को बर्न कर देगा तो यहाँ पे हर सेल को क्या मिलेगा? एटीपी मिलेगा, ठीक है। तो एटीपी तो मिल गया, लेकिन इसके साथ बच्चों एक और गैस रिलीज होगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन को, मतलब हमारे ब्लड
ज़्यादा बाइंड करना किसके साथ चाहता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसको हम लोगों को बाहर निकालना रहेगा। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू ही बच्चों लंग्स में जाएगा, ठीक है, ब्लड के थ्रू लंग्स में जाएगा और फिर लंग्स से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। यानी जितने भी सेल हैं हमारे बॉडी में सब जब एटीपी बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और वहाँ से एटीपी मिलता है। क्योंकि बच्चों हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो हमें एनर्जी देना पड़ता है और जब भी बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो 6 कार्बन के कंपाउंड के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। जब ब्रेक किया जाएगा तो वहाँ से हमको एनर्जी हमारे सेल को मिलेगी और बदले में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ CO2 के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा, ओके। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक बेकार वाली गैस रिलीज होगी जो कि बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी रिस्पिरेशन में बच्चों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन को हमको एटमॉस्फेयर से लेना है, सेल तक पहुँचाना है, जब सेल यूज़ कर लिया, टिश्यू यूज़ कर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कराना है, मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना है, सेल तक पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है और एटमॉस्फेयर में रिलीज करा देना है, ठीक है। इसे ही कहते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और रिस्पिरेशन में 2 गैस इन्वॉल्व हो रही है, एक ऑक्सीजन और दूसरा क्या बताया, CO2। ऑक्सीजन को अंदर इंटेक करना है, CO2 को बाहर निकालना है, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो बच्चों, मान लो हम लोग 100% ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है। तो 100% में हमने 100% ऑक्सीजन लिया, 100% में 97% RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। यानी हम ये बताए बच्चों कि लंग्स से, ये लंग्स है, लंग से ब्लड के थ्रू टिश्यू के पास ऑक्सीजन को पहुंचना है, ठीक है। तो कैसे जाएगा, कैसे जाएगा बच्चों, इस ब्लड में, ठीक है। हम लोग आगे सर्कुलेशन में पढ़ेंगे कि हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है फॉर्म एलिमेंट जिसको ब्लड सेल भी कहते हैं और दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो जो ये फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड इस ब्लड में, डेट इज प्लाज्मा। और इस ब्लड मतलब ब्लड में 2 चीज़ें प्रेजेंट है, एक तो ब्लड सेल और दूसरा है बच्चों प्लाज्मा। जो फ्लूइड है डेट इज़ प्लाज्मा। अब इसमें मान लो हम बना रहे हैं 3 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC, ठीक है, और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जो RBC होता है, ये RBC 97% ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाता है और टिश्यू को देता है, ओके। तो ऐसा क्या होता है बच्चों RBC के पास जो 97% ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है और लेके जाता है, ठीक है। तो RBC के पास एक वेहिकल प्रेजेंट होता है, RBC के पास एक वेहिकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन को अगर हम वेहिकल माने बच्चों, वेहिकल मतलब ब्लड में एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट है दैट इज रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के पास क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को अगर हम एक वेहिकल माने तो इसके पास 4 सीट प्रेजेंट होता है, 4 सीट होता है। यानी ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करके लेके जा सकता है टिश्यू के पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एक बार में बच्चों सिर्फ एक ऑक्सीजन को पहले बैठाएगा, ठीक है। देखो एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो बोलोगे कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। लेकिन एक बार में वो पहले एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैठाएगा, लेके जा रहा है 4 को, लेकिन पहले कितने को बैठाएगा, एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। और जब सेल के पास जाएगा भी तो पहले एक को देगा, दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो कई सारे हीमोग्लोबिन है ना, तो 97% को लेके जाएंगे, ओके।
3% जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है। ठीक है, ये प्लाज्मा है, ये फ्लूइड, इसके साथ ये डिसॉल्व हो गया और टिश्यू के पास पहुंच गया। क्लियर हुआ क्या? तो हम लोग समझे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट तो ब्लड के थ्रू हो रहा है। तो ब्लड में कैसे हो रहा है? 97% को अकेले कौन लेके जा रहा है बच्चों? आरबीसी के पास क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन के पास 4 सीटें प्रेजेंट है, एक सीट एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को दूसरे को। ये डिटेल हम बताने वाले हैं सर्कुलेशन में कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ऑक्सीजन को वो क्या रखता है, ये सब थोड़ा डिटेल सर्कुलेशन में है। बस अभी हमको एक्चुअली कर्व समझना है, इसलिए हम अभी यहाँ पे बस इतना बताएं। ओके, और 3% ऑक्सीजन कैसे जा रहा है बच्चों? प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जा रहा है। क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो नीट का यहीं पे बन गया बच्चों कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है? क्या चारों को एक साथ दे रहा है? नहीं, पहले एक को दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया, और बैठा भी रहा है, पहले एक ऑक्सीजन को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ठीक है, अब एक बात बच्चों, अगर हम ये चारों ऑक्सीजन को 100% मान रहे हैं, एक हीमोग्लोबिन के लिए 100% मान रहे हैं, चारों ऑक्सीजन के साथ अगर बाइंड कर लिया मतलब ये 100% बाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं बच्चों कि चारों एक साथ बाइंड नहीं करता है। ये हीमोग्लोबिन पहले एक ऑक्सीजन, देखो जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं बच्चों, ये है हीमोग्लोबिन। ओके, तो पहले ये एक ऑक्सीजन को बैठा, ठीक है, यहाँ पे बाकी 3 सीटें खाली। तो हम कहेंगे कि जब ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया तो हम बोलेंगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन का 25% सैचुरेशन गया। हीमोग्लोबिन जुड़ गया मतलब 25% सैचुरेशन हो गया। ठीक है, जब एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ गया तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि 50% सैचुरेशन हो गया। ठीक है, जब एक और जुड़ गया तो हम बोलेंगे 75% सैचुरेशन हो गया, और जब एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ गया तो हम इसको बोलेंगे कि 100% सैचुरेशन हो गया। ठीक है, इस सैचुरेशन को बच्चों हम लोग एक ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे, एक कर्व के थ्रू दिखाएंगे। उसी कर्व को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस समझ में आया? इसमें पहले ऑक्सीजन को लेके चल रहे हैं, अब जब ये कर्व समझ लेंगे तब हम ये CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो देखेंगे। ओके, तो ये डिसोसिएशन कर्व ऑक्सीजन से रिलेटेड है, इसीलिए हम यहीं पे बता रहे हैं। क्लियर क्या? तो अभी क्या पढ़े बच्चों? हर सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है। ग्लूकोज बर्न होता है, ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और रिलीज करता है CO2, ATP मिल जाता है, CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। ये ऑक्सीजन कैसे आ रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल के पास, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, इसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। और ये हीमोग्लोबिन बच्चों, हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन के साथ जब ये बाइंड कर रहा है तो इस हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग जो ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे उसे ही बोलेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर क्या? तो अभी हम लोग पहले ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ रहे हैं। ये सबका नोट्स अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो मैसेज कर देगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। देखो हम लोग क्या समझे कि ये हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने वाला है और इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, तो ये हम ग्राफ एक बना रहे हैं। ठीक है, एक चीज समझेंगे बच्चों ग्राफ के पहले। देखो एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, लेकिन हम तो इस एयर में जितने भी गैस प्रेजेंट हैं सबको एक साथ, जितने भी मिक्स गैस हैं, देखो जैसे ना हम लोग लिक्विड को, अगर मान लो हम लोग पानी को मेजर कर रहे हैं तो लीटर में मेजर करते हैं, वॉल्यूम के टर्म मतलब लीटर के टर्म में बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम गैस की बात करते हैं, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस का, तो प्रेशर के टर्म में बात करते हैं, प्रेशर के बात करते हैं। ठीक है, तो देखो जो अगर ये जितने भी करंट हैं, है ना, सबको सब एक साथ प्रेशर, सीधे प्रेशर बोलते हैं। लेकिन पार्टिकुलर अगर किसी एक गैस की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अगर हम कोई सिंगल गैस की बात कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे PO2 से। ठीक है, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे PCO2 से। ठीक है, ये PO2 और इसको रिप्रेजेंट करेंगे PCO2 से। ओके बच्चों, अब देखो
ये वाला लाइन है हॉरिजेंटल एक्स एक्स, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई यहाँ पे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? हीमोग्लोबिन को दे रहे हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा इस ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इनिशिएशन हुआ यहाँ से, तो सबसे पहले ये बाइंड किया बच्चों, मान लो यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर गया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर गया, ठीक है। ये वाला यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, विथ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो जो सैचुरेशन वाला ग्राफ बन रहा है, ओके। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक सेकंड इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है, ओके। ये प्रेजेंट कर रहा है कि हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कैसे हो रहा है। सैचुरेशन का मतलब जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, दैट इज 25%, सैचुरेशन 3%, 75 एंड 100। तो देखो बच्चों, जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड किया, मतलब यहाँ पे कितना परसेंट सैचुरेशन हो चुका है? 25%, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेगा, फिर एक और बाइंड किया ऑक्सीजन यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 हुआ। यहाँ पे कितना परसेंट सैचुरेशन हो गया बच्चों? 50%, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, फिर एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला इसको, तब यहाँ पे कितना परसेंट सैचुरेशन हो गया? 75%। फिर थोड़ा और आगे गया तो यहाँ पे फोर्थ वाला भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर गया, मतलब यहाँ पे 100% सैचुरेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना भी ऑक्सीजन देंगे, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करेगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ का शेप बनता है ना बच्चों, ये इसको बोलते हैं सिग्मोइड। इस कर्व को बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, ठीक है। और अगर ये बाइंड करेगा तो ये किसको देगा? बाइंड करने के बाद ऑक्सीजन से बाइंड किया है ना, तो ये टिश्यू के पास लेके जाने वाला है ना, तो टिश्यू को देगा। तो टिश्यू को जब देगा तो ऑक्सीजन अपने से अलग करेगा, तो इसको बोलेंगे डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? डिसोसिएशन होगा, इसीलिए इस कर्व को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ओके। अब वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर हम ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये ग्राफ को हम पहले राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट साइड शिफ्ट कर, नीचे के साइड दिखाएंगे। ग्राफ को हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ओके। और दूसरा एक कंडीशन बना रहे हैं कि इस ग्राफ को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाले ग्राफ को क्या बोलेंगे कि हमने ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, ओके। और नीचे वाले ग्राफ को बोलेंगे हमने ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट किया, ओके। तो क्या होगा बच्चों, है ना। तो इसको समझने के लिए, है ना, हम एक P50 वैल्यू देखते हैं। P50 वैल्यू का मतलब हुआ कि जब ये हीमोग्लोबिन 50% ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जा रहा है, जब ये हीमोग्लोबिन इस 50% ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जा रहा है, यहाँ पे जितना प्रेशर मिल रहा है, मतलब जितना प्रेशर लग रहा है, उसे ही बोलते हैं P50 वैल्यू, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जा रहा है तो वहाँ पे जितना प्रेशर लग रहा है उसे ही क्या बोलेंगे? P50 वैल्यू, ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन का 50% सैचुरेशन जिस प्रेशर पे हो रहा है, डेट इज P50 वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि अगर हम ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो P50 वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कि किसका P50 वैल्यू ज़्यादा है। तो P50 वैल्यू देखने के लिए थोड़ा बायो वाले को ग्राफ हल्का कम ही समझ आता है, तो समझने के लिए देखो बच्चों, एक बार हम कैसे समझेंगे इसको, है ना। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो ये P50 वैल्यू है ना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तब तक ड्रॉ करेंगे जब तक हमको ग्राफ ना मिल जाए, ठीक है। तो देखो पहले जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है, लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है ना, ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये ग्राफ मिल गया, ठीक है। दूसरा ये वाला तो यहाँ तक गया है। तीसरा एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जब तक कि ये राइट वाला ग्राफ ना मिल जाए। तो ये P50 वैल्यू से ही बच्चों एक और लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, जो किससे मिल गया?
लेफ्ट वाले ग्राफ से। तो कौन सी लाइन बड़ी है, ग्रीन वाली कि रेड वाली? ऑब्वियसली ग्रीन वाली। यानी यहाँ पे P50 वैल्यू जो है, ठीक है, P50 वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, मतलब P50 वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। और ये जो लेफ्ट वाला है यहाँ पे P50 वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे P50 वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, मतलब ये 50% सैचुरेशन जो हो जा रहा है, यहाँ पे P50 वैल्यू ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जल्दी मिल रहा है, यहाँ पे P50 वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है बच्चों। P50 वैल्यू अगर ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 50% सैचुरेशन हो गया है ना, 50% सैचुरेशन हो गया है, मतलब देखो बच्चों सीधे सीधे समझेंगे कि अगर P50 वैल्यू ज़्यादा रहता है ना, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या होगा कि हीमोग्लोबिन के साथ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आसानी से जुड़ गए हैं, ठीक है, आसानी से जुड़ गए हैं। तो जब ये जुड़ गए हैं तो ये क्या करेंगे, ये जाएंगे टिश्यू के पास देने के लिए, क्योंकि इनका मेन मोटो क्या है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है और किसको देना है, टिश्यू को देना है। तो ये टिश्यू के पास जाएंगे देने के लिए। ये बात समझ में आ रहा है क्या बच्चों? देखो यहाँ पे सीधे सीधे क्या है कि P50 वैल्यू क्या होता है, जब ऑक्सीजन, ठीक है, जब ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, उस वैल्यू को यहाँ पे सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि P50 वैल्यू है। सीधे सीधे ऐसे याद रखो, ठीक है, यहाँ पे P50 वैल्यू है। तो अगर P50 वैल्यू ज़्यादा है मतलब हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, ठीक है। और जब ये जुड़ गया है बच्चों, तो ये किसको देने के लिए जाएगा, टिश्यू को, क्योंकि इसका मेन एम ही है ना टिश्यू को देने का ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये टिश्यू को देने के लिए जाएगा। तो जब टिश्यू के पास जाएगा देने के लिए बच्चों, तो ये शर्त रखेगा, ठीक है, टिश्यू के पास शर्त रखेगा कि हम तुमको ऑक्सीजन तभी देंगे जब तुम्हारे पास पहले से ऑक्सीजन क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग किसी को अगर पैसा देने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है और वो किसी अमीर इंसान को ही पैसा देगा, वो किसको देगा, गरीब को, जिसको पैसे की कमी है। ऐसा तो नहीं है कि 2 लोग अमीर हैं, एक वाला दूसरे को दे रहा है, ऐसा नहीं होता जनरली। अगर कोई दान करता है किसी को, तो किसको कर रहा है, जो गरीब होता है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इसका शर्त है कि भाई हम तुमको तभी ऑक्सीजन देंगे जब तुम्हारे पास ऑक्सीजन क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। और ऑक्सीजन को किस टर्म में बात कर रहे हैं, प्रेशर के टर्म में। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, कम होगा, ठीक है, टिश्यू के पास, तभी ये ऑक्सीजन को देगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं बच्चों, टिश्यू जो होता है वो ऑक्सीजन क्यों यहाँ पे कम हो रहा है, ये भी सोचो, क्यों यहाँ पे कम है, क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन को यूज कर रहा है ना, और क्या रिलीज हो रहा है वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे याद रखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन का जो दुश्मन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम है वहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कि हम ज़्यादा रहेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि टिश्यू क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यूज़ करते जा रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा और वहाँ पे क्या रिलीज करते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों 2 चमचे हैं, 2 फ्रेंड्स कह लो, चमचा कह लो, एक H+ और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। ये दोनों कहते हैं कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जैसा करेगा वैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो हाइड्रोजन भी क्या कह रहा है, हम भी ज़्यादा रहेंगे, टेम्परेचर भी क्या कह रहा है, हम भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। यानी टिश्यू के पास बच्चों ऑक्सीजन कम रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जब हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है बच्चों, तो pH क्या होता है, pH स्केल हम लोग देखे हैं ना, 1 to 14 तक, यहाँ पे 7 होता है। अगर 7 से कम होता है तो ये एसिडिक इन नेचर होता है, 7 से ज़्यादा आता है pH वैल्यू तो वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो अगर H+ आयन बहुत ज़्यादा होगा मतलब एसिडिक इन नेचर होगा, तो जितना 7 से कम वैल्यू रहेगा बच्चों उतना ही एसिडिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगा, अगर H+ ज़्यादा है तो pH क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, और यहाँ पे क्या याद रखेंगे, एक तो कंडीशन याद रखेंगे बच्चों कि अगर राइट साइड कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, P50 वैल्यू ज़्यादा होगी, हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, उसको बोलते हैं एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, और ये जाएगा टिश्यू के पास, टिश्यू को ऑक्सीजन देगा, लेकिन टिश्यू से शर्त रखेगा कि भाई तुम्हारे पास ऑक्सीजन कम होना चाहिए। तो ऑलरेडी इसके पास ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ये दोनों लोग बोले कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो H+ भी ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, और pH यहाँ पे जब हाइड्रोजन ज़्यादा है आयन तो यहाँ पे pH क्या होगा बच्चों, कम होगा। क्लियर हुआ क्या?
अब ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को टिश्यू को दे रहा है ना, तो अपने से अलग कर रहा है, अलग कर रहा है हीमोग्लोबिन, तभी तो दे रहा है टिश्यू को। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो नीट में क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों कि अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है। तो उस केस में P50 वैल्यू ज़्यादा होता है। कहाँ पे होता है, टिश्यू के पास होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पीएच क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और ये चीज़ों को समझाए थे, ये राइट कर्व को समझाए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बच्चों बोहर, इसीलिए इसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट, ठीक है। तो बोहर इफेक्ट कब है, जब कर्व कहाँ हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, और ये रिलेटेड टू ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों ये लेफ्ट वाला कर्व, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट वाले कर्व में P50 वैल्यू क्या है, कम है ना। तो ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी बाइंड नहीं कर पा रहा है ना, इसको बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे P50 वैल्यू कम हो गया है, तो कम हो गया तो इसको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए। तो ये अपने P50 वैल्यू को मेंटेन करना चाहेगा। क्लियर, ये अपने P50 वैल्यू को मेंटेन करना चाहेगा। तो ये ढूंढेगा कि हमको कहीं से भी भैया ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। हीमोग्लोबिन ढूंढ रहा है कि कहीं से भी हमको ऑक्सीजन मिल जाए और हम बाइंड कर जाएं और अपने P50 वैल्यू को मेंटेन कर ले, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों कहाँ पे होगा ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से कौन लिया है, लंग्स। लंग्स में ढेर सारे एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये ढूंढते ढूंढते लंग्स के एल्वोलाई में पहुंच गया, है ना। और एल्वोलाई में जाके ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा ना, बाइंड करेगा अपने P50 वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे बोलेंगे कि क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो जब हम, तो ये क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछने वाला है कि जब कर्व को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, एसोसिएशन होगा। ये बात क्लियर हुआ। कहाँ पे होगा, एल्वोलाई में होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी शर्त रहेगा बच्चों, ये ऑक्सीजन से एल्वोलाई से ऑक्सीजन कब लेगा, जब यहाँ पे पहले से ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजन को किस टर्म में बात करेंगे, प्रेशर के टर्म में। तो यहाँ पे क्या बच्चों, एल्वोलाई में होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा होगा, इसका दुश्मन कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम रहेगा, ऑब्वियसली कम रहेगा क्योंकि एल्वोलाई से वो बाहर निकल रहा है ना। और इसके 2 चमचे हाइड्रोजन और टेम्परेचर, ये लोग कहे कि जैसा कार्बन डाइऑक्साइड करेगा वैसे ही हम करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जब हाइड्रोजन कम होता है मतलब पीएच यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर हुआ क्या बच्चों, ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो बाइंड कर रहा है उसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसको हम कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कह रहे हैं। ये एस शेप का कर्व बनता है। अगर इस कर्व को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे P50 वैल्यू ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन से कर दिया जाता है, तो वो टिश्यू के पास जाता है, ऑक्सीजन को देता है, जिसको बोलेंगे डिसोसिएशन हो रहा है। वहाँ पे यहाँ पे शर्त रखता है कि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, जो ज़्यादा होना चाहिए। हाइड्रोजन भी ज़्यादा, टेम्परेचर भी ज़्यादा। पीएच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है। जस्ट इसका अपोजिट, अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका P50 वैल्यू कम है, ये ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर बाइंड नहीं कर पाया है, तो ये चाहेगा कि हम बाइंड करें, ठीक है। तो ये ढूंढते ढूंढते ऑक्सीजन को कहाँ पे जाएगा, एल्वोलाई के पास जाएगा। यानी जब लेफ्ट शिफ्ट कर्व कब होता है, जब एल्वोलाई के पास होता है, ओके। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एल्वोलाई के पास ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर क्या। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तब तक के लिए बाय बाय।